दोस्तों नमस्कार। जितनी आपकी कमाई उससे ज्यादा महंगाई। जो भी आप पा रहे हैं उससे ज्यादा गंवा रहे हैं। और जो भी पैसा आपके पास है उसकी कीमत कम होते चली जा रही है। और इतना ही नहीं, इस दौर में अगर दो तीन सवाल इस देश के किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, पढ़े लिखे डिग्रीदारी युवाओं को लेकर और रोजगार की तलाश में भटकते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर अगर एक लकीर आज के हालात पर खींच दी जाए तो फिर आप घबराइए मत। क्योंकि यह दौर एक ऐसा दौर है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी इकोनॉमी, उनके अपने कॉरपोरेट की ताकत, उनके अपने विकसित भारत बनाने की सोच, सब कुछ धूमिल हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। यह एक ऐसी परिस्थिति देश के सामने है जिसमें शायद 2008 में जब पहली बार मौजूदा वक्त के बहुत सारे लोगों को याद हो कि उस दौर में मंदी आई थी, लेकिन मंदी का असर भारत पे उतना नहीं पड़ा था जितना पूरी दुनिया पर पड़ा था। उस दौर में हमारी कृषि अर्थव्यवस्था जिंदा थी। उस दौर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिंदा था। उस दौर में हमारा माइनिंग सेक्टर जिंदा था। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सीधे तौर पर सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, जितनी महंगाई है उससे कम भारत की विकास दर है, यानी जीडीपी है। यानी जीडीपी कहीं नीचे, महंगाई कहीं ज्यादा। और इस देश के भीतर कॉरपोरेट का जो नेटवर्थ की बढ़ोतरी है वह जीडीपी जो देश की है उसकी तुलना में तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से अभी भी बढ़ रही है। यानी एक तरफ इस देश के भीतर का सर्विस सेक्टर, इस देश का कॉरपोरेट सेक्टर, इस देश के पूंजीवादी लोग और उन्हीं के लिए सरकार की नीतियां। इलेक्शन के दौर को याद कीजिए, हमने आपसे कहा था चुनाव तक तो अर्थव्यवस्था संभाल ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। और नाजुक इस तर्ज पर होगी कि उसके बाद सरकार को किस रूप में इस डूबती अर्थव्यवस्था को बचाना है, इसका कोई रास्ता बचेगा नहीं। और इस गिरफ्त में भारत जिस तेजी के साथ आता चला आ रहा है उसमें इस देश के भीतर कमोवेश हर राज्य से नौकरी खोजने के लिए दूसरे राज्यों में गए या जा रहे लोग, उनकी तादाद सुनकर भी आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस देश के डाटा पे मत जाइए, क्योंकि सरकारी डाटा बार बार आपको चकाचौंध दिखलाएगा और उसे पढ़कर आपको लग सकेगा कि शायद आने वाले वक्त में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल यह नहीं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हो गया, भारत के खजाने से कितना डॉलर कम हो गया। सवाल यह भी नहीं कि इस दौर में नौकरियां बची नहीं, इस दौर में महंगाई बढ़ गई। सवाल यह भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पूरा भारत उस इकोनॉमी पे जाके टिक गया है जो इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सर्विस सेक्टर के सहारे जीवित है। और उस इकोनॉमी को संभाले हुए जो भी इस देश के बड़े कॉरपोरेट हैं वो अपने तौर पर लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति इतनी नाजुक हो चली है कि वर्ल्ड बैंक को भी कहना पड़ता है कि दरअसल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चक्कर में भी भारत कहीं एक बड़ा खेल, जितना माल बाहर से मंगा रहा है उससे कम दिखाकर कहीं इस दौर में अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए नोट छापने पर तो आकर खड़ा नहीं हो गया। क्योंकि इस दौर में एफआईआईज भाग रहे हैं, यानी विदेशी पूंजी जो शेयर बाजार में थी वो चलती चली जा रही है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट एफआईआईज में पैसा रूट कर देते थे और उसके जरिए मैनिपुलेशन करते थे, अब उनके हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। एक एक चैप्टर को आज समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद की परिस्थितियां आपको यह चेताने के लिए काफी होगी कि मंदी के दौर का मतलब होता क्या है। आपकी जेब में कुछ भी खरीदने की ताकत बचेगी नहीं। जो भी माल बन रहा है वो माल बाजार में डंप होगा और फिर इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था को जो रोजी रोटी के आसरे चलती है उसमें सिवाय कैश ट्रांसफर के कुछ भी नहीं बचेगा। और पूरी इकोनॉमी कैश ट्रांसफर पर आकर क्यों टिकती चली जा रही है और टैक्स, जीएसटी के जरिए
एक ऐसे टैक्स टेररिज्म की परिस्थिति इस देश के भीतर क्यों बन रही है, हमें लगता है इन सारी बातों का जिक्र करने से पहले चुनाव के दौर में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि देखिए दूसरी तरफ बार बार खटाखट खटाखट का जिक्र होता है, और उस खटाखट का मतलब यह था कि पैसा हम बांटेंगे। और इस दौर में आते आते पैसा बांटने की प्रवृत्ति बीजेपी और उनके सहयोगी दलों में आकर खड़ी हो चली है। उस दौर में विकास कैसे संभलेगा, उस दौर में यह देश स्वावलंबी आत्मनिर्भर कैसे होगा, बहुत पुराना नहीं, सिर्फ 6 महीने पुराना यह प्रधानमंत्री का भाषण है, जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। एक क्षण के लिए उसे सुन लीजिए, तब एक एक चैप्टर को आप समझिएगा। कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री इस तर्ज पर इस देश की अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं, और मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था जो हम आपको बताने वाले हैं, जो पूरे तरीके से सरकारी आंकड़ों के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है, उसमें इस देश के भीतर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संभालने वाले पीयूष गोयल हों, बैंकों की माली हालत और उसकी किताब को ठीक करने वाले आरबीआई के गवर्नर हों, या फिर इस देश के भीतर की जीडीपी को लेकर इस देश के वित्त मंत्री की धड़कनों में कोई बढ़ोतरी हो नहीं पा रही हो, तो समझ लीजिए सारे काम इस देश का पीएमओ संभालता है, और उसी के दिशा निर्देश पे सारे काम होते हैं। बैंक के जरिए जो इंडस्ट्री कर्ज लेती है, इस दौर में सबसे कम कर्ज ले पा रही है। उसके पास भी रास्ता नहीं कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी उत्पाद पैदा करें तो वो बिकेगा कैसे। तो इंडस्ट्री का कर्ज जो था, जो पहले लगभग 15-20% होता था, वो घटकर 4.8% की रफ्तार पर आ गया। जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र था, वहां एक वक्त 17-18% कर्ज लिया जाता था, लेकिन वहां पर कर्ज माफी नहीं होती है। कर्ज माफी इस देश में कॉरपोरेट की होती है, और इस बरस भी यानी इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो कॉरपोरेट की कर्ज माफी हुई है वो 1,70,262 करोड़ की है। यानी सिर्फ ये एक फाइनेंशियल ईयर का हम आपको कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं, जिसका जिक्र विपक्ष करता है 16 लाख करोड़, वह तो बीते 10 बरस का किस्सा है। और इस 5 बरस में यानी 2019 के बाद से तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट के कर्ज माफ किए गए। लेकिन इस दौर के भीतर में अगला सच यह भी है कि जो पर्सनल लोन लोग लेते थे, अब वह भी चुका पाने की स्थिति में नहीं, तो जो क्रेडिट कार्ड होता था वह भी कम हो गया। और इससे पहले जो पर्सनल लोन लेने का परसेंटेज 18 से 20% तक रहता था, वो घटकर 15% पर आ गया। और यहीं से खेल शुरू होता है इस देश की इकोनॉमी को संभालने वाले कोर सेक्टर का, जिसके दायरे में कोयला आता है, खनन आता है, उर्वरक आते हैं, इस्पात आता है, सीमेंट आता है, बिजली आता है, रिफाइनरी आता है। वो सारी चीजें इससे पहले के बरसों के मुकाबले कम हो गई है। स्थिति इतनी है कि माइनिंग के क्षेत्र में जो कल तक 11% तक घटकर -0.1% पे आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2.2% पे आ गया,
अगर पिछले साल चले जाइएगा तो 14.3% हुआ करता था। यह इस हिस्से में जो खास तौर से चुनाव के बाद अप्रैल, मई, जून और जून में रिजल्ट आता है, यह जुलाई, अगस्त, सितंबर की एक स्थिति हम आपको बतला रहे हैं। यहां तक कि बिजली उत्पादन और खपत को लेकर भी लगभग 12% की कमी आ गई है। जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, मान लीजिए साज सब्बा होते हैं जो लोग खरीदते हैं, कंज्यूमर जो खरीदता है, उसमें भी तकरीबन 6.5% की कमी आ गई है। और इस देश के भीतर में जो कोयला है उसमें लगभग 11% की कमी आई है। उर्वरक जो मिनरल्स का जिक्र होता है उसमें तकरीबन 5% की कमी आई है। पहले 5.3% था, अब 0.4% पे आ गया है। सीमेंट और बिजली एक वक्त या पिछले साल 20.4%, 20.4%, इस वक्त 0.6% है। यह एक तस्वीर इसलिए शुरू में बताने की जरूरत है क्योंकि पूरे कॉरपोरेट की इकोनॉमी इसी पर चलती है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पर चलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधे भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर होगी और भारत विकसित राष्ट्र होगा। यह परिकल्पना भी इसी कोर सेक्टर यानी बुनियादी क्षेत्र के इर्द गिर्द चलती है। लेकिन बात इससे भी साफ उतनी नहीं हो पा रही है, जरा समझने की कोशिश करनी होगी। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में बतलाता है कि देखिए भारत जितना माल चीन से लेता है और चीन जितना माल भारत को देता है उसमें डिफरेंस क्यों है। आप भी कहेंगे ये डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए, लेकिन लगातार बीते 2-3 सालों से यह डिफरेंस लगातार है बढ़ते चला जा रहा है। और इस बरस यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 यानी 23 की अप्रैल से लेकर 24 के मार्च तक जो भारत ने अपना इंपोर्ट दिखाया चाइना से वो 99.5 बिलियन डॉलर का है। लेकिन चाइना ने जो वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट सौंपी उसमें इस बात का जिक्र था कि हमने 117 यानी 117.68 बिलियन डॉलर माल भारत को दिया है। यहां पर कोई भी पूछ सकता है ये 17-18 बिलियन डॉलर चुकता हुआ या ये कोई अंदरूनी डील है। और चुकता नहीं हुआ और इसको कागज पे नहीं दिखाया गया तो क्या ये आरबीआई ने नोट छाप दिए? जिस तरीके से शेयर बाजार को संभालने के लिए बार बार विपक्ष भी कहता है और कॉरपोरेट सेक्टर भी कहता है, और जो शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले हैं वह भी समझते हैं कि जब एफआईआईज भाग रहे होंगे उस दौर में कैसे चीजें संभाली जा रही है। तो फाइनेंशियल उससे पहले का भी देखिएगा तो चाइना ने कहा था भारत में हमने माल 118.50 बिलियन डॉलर का दिया यानी 118.50 बिलियन डॉलर, और भारत ने कहा हमने तो लिया 102.63 बिलियन डॉलर, यानी वहां पर भी लगभग 12 बिलियन डॉलर का खेल हो गया। ये पैसा क्या नोट छाप के है? क्या ये रूट किया हुआ पैसा है? ये चाइना के साथ कोई समझौता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सहकार जो है वो चाइना ही है और चाइना के साथ ही है। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, इससे पहले आप शेयर बाजार में घुसे, दूसरे चैप्टर के तौर पर शिपिंग गुड्स, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग, आयरन और स्टील, बेस मेटल, मेडिकल डिवाइसेस, लेदर, पेपर, ग्लास, ये सब कुछ इस दौर में दुगनी रफ्तार से चीन से आने लगा है। पहले खाली टेलीकॉम था, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट थे, मशीनरीज थी और उसके साथ कुछ मेडिकल डिवाइसेस होते थे, लेकिन अब नई परिस्थिति में ये चीजें आकर खड़ी हो गई है। तो प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसके साथ हमें लगता है यहां पर देश के भीतर क्या स्थिति हो रही है या क्या स्थिति होने वाली है उस पर आने से पहले एक चीज शेयर बाजार को लेकर समझ लीजिए। शेयर बाजार के भीतर लगातार एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं और यह पैसा जो निकाला गया है बीते 1.5 महीने के भीतर का ये 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है। यहां तक कि पैसा उस दिन भी निकाला गया जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है जो कि दीपावली के दिन होती है, और ये पैसा निकलते निकलते होते होते बड़े कॉरपोरेट के सामने ये संकट आया कि वो पैसा रूट करें तो कैसे करें। हम आपको एक लिस्ट दिखलाते हैं जो कि खास तौर पे 27 सितंबर से शुरू होती है। 27 सितंबर से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया और देखिए कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन पैसा डाला गया हो, और उनका पैसा निकलना क्यों जबरदस्त तरीके से जारी रहा और क्या भारत
एक डूबते हुए अर्थव्यवस्था के जहाज पर आकर बैठ गया है, जिसमें बाहर के प्रोडक्ट्स पर ही उसे निर्भर होना है और चीन सबसे बड़ा सहायक होगा? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ रही है, या कोई अमेरिका एक बाजार भारत में देख रहा है? इन तमाम चीजों से पहले इस लिस्ट को देखिए। दरअसल ये लिस्ट देखने की जरूरत और दिखाने की जरूरत इसलिए थी कि एफआईआईज अगर पैसा निकालते हैं तो इस दौर में शेयर बाजार में लगा हुआ छोटे निवेशकों का तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपया डूब जाता है। और ये परिस्थिति इस दौर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन संभाल नहीं पाते हैं। और ध्यान दीजिए, 25 नवंबर को जिस दिन शेयर बाजार ऊपर गया था, उस दिन पहली बार एफआईआईज ने 9,948 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। लेकिन उसके ठीक उसी दिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने जो सेल किया वह 6,908 करोड़ का था। यानी भारत की अपनी इकोनॉमी कॉरपोरेट के आश्रय सही, वो एफआईआईज के हिसाब से ही चलती है। यानी भारत एक डूबती हुई इकोनॉमी का सिरमौर यानी नायक बन जाए तो फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा आना बंद हो जाएगा। और क्या शेयर बाजार और क्या इस देश के कॉरपोरेट, उनको माफी तो लगातार दी गई है, जो टैक्स की माफी होती है, लेकिन टैक्स पेयर्स पर, वो चाहे जीएसटी के जरिए हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, चाहे किसी भी रूप में, जो मिडिल क्लास के सामने प्रॉब्लम है या उसके सामने जो संकट है, उसको राहत कैसे मिलेगी, यह सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार बिल्कुल नहीं है। शायद इसीलिए अब इस देश के भीतर आप जरा झांकना शुरू कीजिए, इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ कहता है कि हर बरस लगभग 1,20,00,000 से 1,30,00,000 तक नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर एक रिपोर्ट आती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो सीएमआईई के तौर पर आती है। वो बताती है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% से 9% के बीच में चल रहा है। और एनएसएसओ एक डाटा देता है, वो कहता है नहीं नहीं 6.5% है, उतना नहीं है। अगर इस रूप में चल रहा है तो फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस डाटा को दे रहा है? वो डाटा दे रहा है कि तमाम जो भी होटल में, ढाबे में, पेट्रोल पंप पे, वहां पर अगल बगल जो भी काम है, सबको बोला गया है आप ईपीएफओ से जुड़ जाइए। यानी जो काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर संकट के तौर पर था, उनको ऊपर दबाव बनाकर अब उन्हें प्रोविडेंट फंड से जोड़कर यह बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए रोजगार इतना बढ़ते चला जा रहा है। और यहीं से सवाल होता है, जब आप इकोनॉमी नहीं संभाल पाते हैं तो आप नौकरी नहीं देते हैं, जो नौकरी पर होते हैं उनका वेतन बढ़ाते नहीं हैं। इसीलिए वो आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील से जुड़े लोग हों, आशा वर्कर हों, पैसा किसी का नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इन तमाम जगहों पे महिलाएं काम करती हैं। यानी हम पैसा उनको वेतन के तौर पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में माझी लाडली बहनी योजना लाएंगे, 1,500 रुपए देंगे। झारखंड में भी दूसरी सरकार उसी रास्ते चली, मैया सम्मान योजना लाएंगे, 1,000 रुपए देंगे। हरियाणा में 2,100 रुपए महिलाओं को बीजेपी ने देना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार खोल दिया गया, 1,200 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में लाडली बहन आई थी, 1,250 रुपए देने शुरू किए। इसके अलावे तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगहों पे पैसे दिए गए। यानी कैश के अलावे कोई रास्ता इसलिए सरकार के पास नहीं बच पा रहा है क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन आरबीआई से मिल जाएगा। आरबीआई गैर बीजेपी शासित राज्यों को भी दे देगा, लेकिन उनको इसलिए दिया जाएगा कि वो सरकार की योजनाओं में पैसा लगाने को तैयार हो जाएं। और कैश दे पाने की स्थिति में आरबीआई हमेशा तैयार है। नोट ही तो छापने हैं। उसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन बढ़ा है, जीडीपी नीचे जा रही है? क्या वाकई ऐसी नाजुक स्थिति में देश खड़ा है? तो इस देश के भीतर का आखिरी सच समझ लीजिए, यह भयावह सच है। भारत के भीतर ऐसा कोई राज्य है ही नहीं
जहां से लोग काम की तलाश में देश के भीतर गांव से शहर में आना, शहर से राज्य की राजधानी में जाना, राजधानी से निकलकर महानगर की दिशा में बढ़ना और कई शहरों से निकलकर दूसरे देशों में चले जाना रोजगार के लिए। इसीलिए रिपोर्ट खुद सरकार की बतलाती है कि इस देश में सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर होते हैं वह केरल में है। क्यों है केरल में? केरल में इसलिए हैं क्योंकि वहां से बड़ी तादाद में लोग यूएई जाते हैं या कहें अरब देशों के भीतर वो रोजगार करने जाते हैं और ये तादाद भारत में 41.2% है, जो मैक्सिमम है। उसमें पुरुषों की तादाद 37.2% है। यहां महिलाएं भी जाती हैं। तो केरल इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां की महिलाएं भी रोजगार की तलाश में बाहर जाती है। बाकी राज्यों में पुरुष ही ज्यादातर जाते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में 36% पुरुष काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। ओवरऑल लगभग 28.5% है क्योंकि महिलाएं कम निकलती हैं। बिहार में पुरुष 39-40% है। 39-40% प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर काम की तलाश में चले गए। ओवरऑल महिलाएं वहां से नहीं निकलती है तो वो लगभग 15% है जब आप ओवरऑल जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश के भीतर में 50.9% पुरुष काम की तलाश में दूसरी जगहों पे गांव छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। यह स्थिति बतलाती है राज्य दर राज्य। इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी शासित राज्य वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और महाराष्ट्र को भी जोड़िए, महाराष्ट्र के भीतर से भी लगभग 50.9% मेल जो है वो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए हैं और 29.3% ओवरऑल है, यानी महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। अगर आप इस देश के भीतर देखिएगा तो यह आंकड़ा भी पहली बार अपने तौर पर चेता रहा है कि इस देश में ओवरऑल हर तीसरा शख्स काम की तलाश में बाहर है। वो अपने यहां काम उसको नहीं मिल रहा है और यह परिस्थिति इस देश की पूरी इकोनॉमी के भीतर हर तीसरा आदमी, लेकिन हर दूसरा पुरुष भी काम की तलाश में बाहर निकल रहा है। जो मनरेगा था, मनरेगा में 35 से 40 दिन से ज्यादा काम दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। और इलेक्शन के बाद से खास तौर से जुलाई, अगस्त, सितंबर में काम देने के दिन जो हैं वो 28 दिन पर आकर खड़े हो गए हैं। उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ये एवरेज दिए गए कामों के आश्रय निकलकर सामने आ रहा है। और मजदूरी के तौर पर न्यूनतम मजदूरी ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में लोग किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान कर देते हैं। एमएसपी कुछ भी हो, मंडी में जाएगा या बाजार में बेचने जाएगा तो वहां तो कीमत मिलेगी नहीं। ठीक इसी तरीके से न्यूनतम मजदूरी तो आपने तय कर दी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी कोई दे नहीं रहा है। आपने तय कुछ भी कर दीजिए, स्थिति अभी भी यही है कि 10 बरस पहले जो न्यूनतम मजदूरी होती थी उसी लकीर पर यह देश अभी भी चल रहा है। उसी लकीर पर इस देश में मनरेगा पर काम मिल रहा है। उसी लकीर पर किसानों की आय लागत ना पा पाने की स्थिति में है। और याद कीजिएगा मनमोहन सिंह सरकार को, तो मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इसलिए गए थे यवतमाल वहां पर किसानों की विधवाओं से मिलने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर वो कोई नई पॉलिसी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहते थे। स्थिति इस दौर में विकट ही रही, नाजुक ही रही और संभल चीजें नहीं पाई। अब यहां पर जो असल खेल पूरी इकोनॉमी को डुबोने वाली परिस्थिति क्यों दिखाई देती है, भारत का पूरा बजट जो 48 लाख करोड़ का है उसके बारे में हमने कई बार जिक्र किया है कि लगभग उसमें से 43 लाख करोड़ रुपए कर्ज के आश्रय, यानी टैक्स के आश्रय, कर्ज नहीं कहें टैक्स के आश्रय सरकार की कमाई होती है। बाकी कमाई इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ डिविडेंड ले लेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो डिविडेंड लेना, कॉरपोरेट को लेकिन माफ कर देना, तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होना, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के कंज्यूमर को, भोक्ताओं को, नागरिकों को कोई लाभ नहीं दे पाना, यह एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप में बताती है कि सरकार जिस इकोनॉमी को चला रही है उसमें अगर तेल को एक आधार बनाइएगा, जो तेल की कीमत है, तो अप्रैल, मई, जून उस दौर में लगभग 1,55,966 करोड़ रुपए सरकार ने वसूले उस पर
टैक्स लगाकर, वैट लगाकर। और यह परिस्थिति बरस दर बरस 7 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया, इतनी कमाई के आश्रय सरकार इकोनॉमी को संभालती है। यानी जिस कूटनीति के आश्रय दुनिया के बाजार में भारत खुद को रख रहा है, उसमें बड़ा सवाल यही है कि यहां की इंडस्ट्रीज को अब बैंक से कर्ज नहीं चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि वह इंडस्ट्री चलेगी तो उत्पाद खरीदेगा कौन? खरीदने वाले के पास पैसा नहीं है। पैसा उसके पास नहीं है तो वो बाजार में किसी भी कीमत पर काम करने को तैयार हो जाएगा। वो किसी भी कीमत पर जा रहा है तो वर्कफोर्स वहां पर बढ़ती चली जाएगी और स्थिति ये आएगी कि आखिर में सरकार का कैश वो इस महीने आ गया तो अगले महीने का इंतजार करेगा, इस महीने के उसी के हिसाब से बजट बनाएगा। शायद इसीलिए भारत की पूरी पॉलिटिक्स कैश पॉलिटिक्स पर चली गई और भारत की पूरी जीडीपी नीचे चली गई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई ऊपर चली गई। कॉरपोरेट के साथ भारत सरकार की डील चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखकर होती है, इसीलिए उसके नेटवर्थ में कोई कमी नहीं आती है, उल्टे वह जीडीपी के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा बढ़ते चला जाता है। अब आखिरी सवाल और आखिरी बात, इस बार का बजट जो फरवरी के महीने में आएगा, और अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई और दिल्ली में ही फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन अब वो परिस्थिति एक ऐसी आ रही है जो सिर्फ आप सोच सकते हैं। और सोच इसलिए सकते हैं क्योंकि भारत सरकार की आर्थिक नीतियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर इस देश के घरेलू बाजार तक को देखने की परिस्थिति में सरकार के पास आरबीआई और उसके जरिए नोट छापना और उसके जरिए मैनिपुलेशन कॉरपोरेट के लिए करना, रोजगार न दे पाने की परिस्थिति, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव में चले जाना और वो तमाम सेक्टर जो कोर ग्रुप माने जाते हैं, बुनियादी क्षेत्र होते हैं, जब वो डूबेगा, जो अभी नेगेटिव में है, हम कहेंगे नहीं कि डूब गया, हम ये जरूर कहेंगे अगर नेगेटिव में है और रास्ता कोई है नहीं और दुनिया के भीतर से भारत में जो पैसा आता था उस पर ब्रेक लग चुकी है, उल्टे वो पैसा निकाल रहे हैं, तो स्थितियां मंदिर मस्जिद में खोद कर निकालिएगा या इसी देश की इकोनॉमी को खोदना शुरू कर दीजिए। संभल जाइए, समझ जाइए, सरकार कहां उलझाएगी, आपको कहां बचना है। यह संभलने और समझने का दौर इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार ने बेस ईयर को ही बदल दिया। यानी 2008 में जब मंदी आई थी, उस दौर में जो बेस ईयर था और मोदी सरकार ने जो बेस ईयर लिया है, अगर इन दोनों की तुलना एक साथ रखकर करें तो जो ग्रोथ रेट आपको 5.4% अभी दिखाई दे रही है, मनमोहन सिंह के काल में यह अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट 2% की होती, यानी 2%। समझ लीजिए कितनी नाजुक स्थिति है और किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ खुले तौर पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।